CRPC कल कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के बारे में हमने बताया कि कौन से अपराध जो है कंपाउंडेबल है और कौन से अपराध उस श्रेणी में जो भी वर्णित सारे अपराध जो हैं वो कंपाउंड, शेष और जो आईपीसी की धाराएं हैं वो नॉन कंपाउंड। ठीक ना। उसी संदर्भ में मैं बता रहा था कि जो कंपाउंडेबल है ठीक, अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को समर्थ करने के लिए अन्यथा समर्थ हो और उसकी मृत्यु हो जाए, जैसे ये है ने कोई मुकदमा किया, कोई सूचना दिया अपराध के संदर्भ में और इसकी मृत्यु हो जाए और जो इसने सूचना दिया है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस हो, मृत्यु से की हो गई। अब कौन करेगा कंपाउंडेबल, कैसे होगा? तो इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो करेगा, विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहां से होगा? सीपीसी की धारा, सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत जो इसका लीगल विधिक वारिस होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो अपराध का समन कर सकता है। पहले आज हम बताए थे कि अगर समन करने वाला व्यक्ति नाबालिग का बताए थे ना, या स्वस्थ मन करना हो तो उसका कौन करेगा? वह व्यक्ति करेगा जो उसके निमित्त संविदा करने के लिए अथराइज है। ठीक ना, ये तो हमने कल बताया था। तो ये आज हम बता रहे हैं आपको कि अगर उसकी मृत्यु हो जाए, जो समन करने के लिए अन्यथा समर्थ है, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक प्रतिनिधि, लेकिन पहली शर्त रहेगी न्यायालय की अनुज्ञा जरूरी है। बिना न्यायालय की अनुज्ञा के वो अपराध का समन नहीं कर सकते। पहले न्यायालय की अनुमति आवश्यक है, उसके बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहां से सिद्ध होगा, कहां कौन होगा, यहां से इसको निर्धारित किया जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वही उस अपराध का समन करेगा। ठीक है, क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? ये सब शर्तें हैं, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं। अच्छा, जो ये अपराध का समन होगा, अपराध का समन, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम जैसे किसी मामले का विचारण किया जाए, विचारण कहां होगा? न्यायालय में होगा, और इसके उपरांत अभियुक्त जो है दोष मुक्त हो जाए,
अभुक्त क्या हो जाए, दोष मुक्त हो जाए, वही परिणाम अपराध के समन पर भी होगा। वही परिणाम अभुक्त इस मामले में दोष मुक्त हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध का समन कर दिया जाता है तो अभुक्त जो है वो दोष मुक्त माना जाता है। ठीक ना, क्लियर? ये कब हो सकता है? ये किसी भी स्टेज पर हो सकता है, किसी भी स्टेज पर हो सकता है। अगर कोई मामला विचारण के लिए दूसरे कोर्ट में सुपुर्द कर दिया जाता है तो वो सुपुर्द करने वाले न्यायालय की अनुमति के आधार पर, उस न्यायालय की अनुमति के आधार पर जहां मामले को सुपुर्द किया गया है, या मान लीजिए किसी मामले में दोष सिद्ध हो गया, ठीक है ना, तो और इसकी अपील भी हुई, तो जहां अपील लंबित है उसके अनुमति के आधार पर भी अपराध का समन किया जा सकता है। ठीक, किसी भी स्थिति चाहे वो निर्णित हो गया, निर्णय लिखे जाने तक, बहस होने तक अपराध का समन किया जा सकता है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि अपराध जो है वो कंपाउंडेबल हो और जो व्यक्ति समन कर रहा है वो उसके योग्य हो, उसकी श्रेणी में आता हो। क्लियर? चलिए, धारा 401 सीआरपीसी के अंतर्गत सेक्शन 401 सीआरपीसी के अंतर्गत, सेक्शन 401 सीआरपीसी के अंतर्गत सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए समन करने के लिए अनुमति दे सकती है। शर्त यह होनी चाहिए कि वह व्यक्ति समन करने के लिए सक्षम। ठीक ना, ये भी क्लियर हो गया। जो अपराध इस श्रेणी में दिए हैं, सारणी में दिए गए, उन्हीं अपराधों का समन किया जा सकता है, अन्य अपराधों का समन नहीं किया जा सकता। ठीक ना, न्यायालय की अनुज्ञा पर जो अपराध समनीय नहीं है, कंपाउंडेबल नहीं है, उसको इसकी अनुज्ञा पर कंपाउंडेबल नहीं बनाया जा सकता। मतलब न्यायालय अगर कंपाउंडेबल बना भी दे, आदेश भी कर दे, तब भी वो कंपाउंडेबल नहीं बन सकता। ये मैंडेटरी प्रोविजन है सीआरपीसी। ठीक है, ये हुआ कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के बारे में डिटेल। ठीक ना, दूसरा ये है यदि अभुक्त उस अपराध के पहले किसी अन्य अपराध में दोष सिद्ध किया गया। ठीक ना, और
दूसरे अपराध में वो समन के लिए कह रहा है और वादी जो है उसका समन के लिए तैयार है, तब ऐसे अपराध का वादी के द्वारा समन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे दंड जो है, जैसे आप क्रिमिनल ऑफेंडर हैं, आपका क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो आपका ये अपराध जो है समनीय नहीं होगा वादी के द्वारा, ये समनीय नहीं होगा। अगर आपके पूर्व में भी अपराध में सिद्ध हो गए हैं, दोष सिद्ध हो गए, ठीक ना। और जो सीआरपीसी 320 में बाधित अपराध है, उनके अलावा किसी भी अन्य अपराध में समन नहीं किया जा सकता। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए अब आता है मजिस्ट्रेट। ठीक ना। हमने पूर्व में ही बताया था कि आप इस सीआरपीसी का मेन उद्देश्य है कि जुडिशियल और एजुकेटिव दोनों को अलग किया, ठीक ना। न्यायिक और एजुकेशन को दोनों को अलग किया जाए। तो एक होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक। न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो उच्च न्यायालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय। और कार्यपालक जो कहते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीन होता है? राज्य के अधीन होता है। उसमें डीएम, डिप्टी कलेक्टर ये आते हैं, राज्य के अधीन होता है, ठीक। क्लियर? इसलिए इसको बांट दिया गया। और न्यायिक मजिस्ट्रेट की 2 श्रेणी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की 2 श्रेणी, पहले 3 श्रेणियां हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में अब तो 2 श्रेणी रह गया है। वो कौन कौन सी है? प्रथम और दूसरा द्वितीय। प्रथम क्लास, सेकंड क्लास, ठीक ना। फर्स्ट क्लास में सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसीजेएम, और एआर। सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में आते हैं, ठीक है ना। एसीजेएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में आते हैं, और सेकंड में जेएम आते हैं, ठीक ना। फर्स्ट क्लास में सीजीएम, एसीजीएम आते हैं। कोई भी फर्स्ट क्लास का एसीजीएम को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, ठीक ना। ये और किसी सेशन खंड में
सेशन न्यायाधीश डीजे, सेशन खंड में एक सेशन न्यायाधीश, सेशन खंड, सेशन खंड में सेशन न्यायाधीश, ठीक। इनके में एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इनको डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलता है, डीजे भी बोलता है, ठीक ना। और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, ये हो गया। जब क्रिमिनल वर्क डीजे देखते हैं उनको सेशन न्यायाधीश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेशन न्यायाधीश बोलते हैं, ठीक ना। और जब एडीजे तो एडिशनल सेशन जज बोलते हैं, ठीक ना। जब वो असिस्टेंट एडीजे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज जो है क्रिमिनल वर्क करते हैं उनको असिस्टेंट सेशन असिस्टेंट जज बोलते हैं, ठीक ना। क्लियर? और सीआरपीसी की धारा कोड क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की सभी धाराएं जो हैं सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत विचारणीय होंगी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो भी ऑफेंस हैं उनका विचारण सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत होगा। ये तो क्लियर है। आईपीसी में जो भी ऑफेंसेस बन रहे हैं मेकअप होना है वो उसमें सीआरपीसी लगेगी। और अन्य विधि में जो अपराध है उनमें भी सीआरपीसी ही लगेगी, ठीक। लेकिन अगर उस अन्य विधि में उस विधि के विचारण के लिए, उस विधि के तहत बनने वाले अपराध के विचारण के लिए कोई प्रोविजन, कोई नियमावली, कोई प्रक्रिया, कोई रीति दी गई, तब वो विचारण उसी के आधार पर होगा, ठीक। अगर उसमें कोई सिस्टम अलग दे दिया गया है कि इस संबंधित जो आपका ऑफेंस बनेंगे इनका विचारण इन रूप में होगा, रिटर्न होना चाहिए उसका। अगर कुछ नहीं लिखा है तो सीआरपीसी उसमें भी लागू होगी। इसका मतलब सीआरपीसी का क्षेत्र जो है बहुत ही विस्तृत है। जब तक किसी अपराध के संदर्भ में कोई नया प्रोविजन नहीं है उसके ट्रायल का, तो क्या लागू होगी? सीआरपीसी ही लगेगी। तो सीआरपीसी का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, ठीक ना। क्लियर? सीआरपीसी कहां लागू होगी आप जान गए? अन्य विधियों की में जहां अपराध के विचारण के लिए कोई विधि लिखी गई है, ठीक ना, वहीं लागू होगी। अन्यथा सीआरपीसी सम्मेलन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना।
ओके